हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 212। इससे पहले इस कहानी के 211 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। शोभित ने वापस जाने के लिए जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था कि वो अभी गाड़ी के अंदर बैठता, उससे पहले ही शिखा ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर शोभित की तरफ थोड़ा सा गुस्से में देखती है और बोलती है कि शोभित, क्या कर दिया है मेरी बेटी ने? किस बात से आप इतना ज़्यादा नाराज़ हो? आपका ऐसे नाराज़ होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो शोभित भी अब गुस्से से शिखा की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कि किस बात से नाराज़ हूँ मैं शिखा? हमारी बेटी होकर इतना घटिया काम कैसे कर सकती है वो? शिखा बोलती है कि कौन सा घटिया काम किया है, बताइए ना मुझे, कौन सा घटिया काम किया है? उसने जो कुछ किया है ना वो प्यार में किया है, सब कुछ प्यार में किया है। सही तो कह रहा है निर्भय, 6 महीने से सगाई की अंगूठी पहनकर इधर उधर घूम रहा है वो। उसके भी तो इमोशंस होते हैं, उससे कंट्रोल नहीं हुआ होगा। हमने भी तो दोनों को मिलने पर रोक टोक नहीं लगाई थी, और फिर वैसे भी फ्यूचर में तो हम दोनों की शादी करने ही वाले थे ना, तो फिर अभी कर देते हैं, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? इतनी सी छोटी सी बात को लेकर आप इतना क्यों नाराज हो रहे हो? शिखा ने अभी इतना ही कहा था कि तभी शोभित ने गुस्से में कहा कि शिखा, तुम्हें ये छोटी बात लगती होगी, ये छोटी बात है क्या? तो शिखा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ ये छोटी ही बात है, क्योंकि उसके बाप ने भी तो यही किया था ना। अरे वो तो फिर भी प्यार में थी, प्यार में किया है उसने ये सब कुछ, लेकिन आपने क्या किया था मेरे साथ? बताऊं क्या मैं आपको? बताऊं मैं उस रात को हमारे बीच में क्या हुआ था? याद है ना आपको? आपने मुझे क्या कहा था? क्या कहा था आपने? तुम्हारे मुंह पर पैसे फेंक कर मारूंगा, तुम्हें जितना पैसा हो चाहिए होगा दे दूंगा, सब कुछ भूल जाओ तुम। याद है आपको? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे तब कि मैं अपना अबॉर्शन तक करा सकूं। बताऊं जाकर मैं ये बात अरमान और निशी को कि अरमान की पैदाइश कैसे हुई थी, कैसे अरमान हम दोनों का बच्चा बना था। चाहते हो आप कि आपके बच्चों के सामने ये सब कुछ खुलकर आ जाए? बताइए मुझे, क्या चाहते क्या हैं आप? तो निशी की गलती दिखाई दे रही है आपको इस वक्त, और आपको अपना पाप दिखाई नहीं दे रहा है ना? निशी ने जो कुछ भी किया है उसमें उसे दर्द नहीं हुआ होगा, प्यार से महसूस हुआ होगा, प्यार महसूस हुआ होगा, उसकी मर्जी शामिल थी निर्भय के साथ ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन आपने तो जो कुछ भी मेरे साथ किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ दर्द था, सिर्फ दर्द। आपको क्या लगता है कि जब मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ कही थी तब मैं आपसे प्यार करने लगी थी? नहीं, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी मैं आपसे प्यार कर ही नहीं सकती थी उस वक्त। मुझे एक छत चाहिए थी और फिर एक सिक्योरिटी चाहिए थी, जो कि मुझे आपके घर में मिल रही थी। आपके पापा से सपोर्ट मिल रहा था, आपसे प्यार तो मुझे बहुत ज़्यादा बाद में मिला था। वरना आप खुद ही सोचिए कि एक लड़की अपने रेपिस्ट को कैसे माफ़ कर सकती है? जिसने उसके साथ रेप किया हो उसे कैसे माफ़ कर सकती है? शोभित की आँखें एकदम से लाल हो गई, वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। उसकी आँख को बस छलकने ही वाली थी, लेकिन छलकी नहीं थी। शोभित अभी नहीं जानता था कि शिखा उस रात को अब तक अपने सीने में दफन किए हुए बैठी है। अब तक उसे उस रात के बारे में सोचकर तकलीफ होती है। उसे तो लगा था कि उसकी शिखा उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और फिर अब सब कुछ भूल गई है, लेकिन ये कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जो कोई भी भूल जाए। शिखा भी नहीं भूली थी, हालांकि उसने इस बात का जिक्र कभी भी शोभित से नहीं किया था। शोभित से कोई भी शिकायत भी नहीं करी थी, क्योंकि शोभित ने उसे वो सब कुछ दिया था और ढेर सारा प्यार दिया था, जो शायद उसे हासिल करने में कई जन्म लग जाते। सिर्फ पैसा ही नहीं, शोभित ने उसे प्यार के साथ इज्जत भी बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ मिला था सचदेवा हाउस से शिखा को। शोभित ने अभी शिखा की आंखों में देखकर दर्द के साथ पूछा कि क्या तुमने मुझे आज तक माफ नहीं किया है क्या शिखा? शिखा कुछ भी नहीं बोलती है, उसकी आंखों में भी अब आंसू आ गए थे, क्योंकि वो शोभित की आंखें झलकने वाली ही थी। उसे देखकर उसे भी दर्द हो रहा था। एक सेकंड के लिए शोभित भूल गया था कि अंदर अभी क्या हुआ है। इस वक्त उसे तो बस शिखा का दर्द ही दिखाई दे रहा था। शिखा की कही हुई हर एक बात याद आ रही थी, जो कई सालों बाद बाहर आया था उसका दर्द। शोभित ने एक बार फिर से शिखा से पूछा कि कुछ पूछ रहा हूँ शिखा, बताओ तुमने मुझे माफ नहीं किया है क्या? तो शिखा की आंखों से आंसू बहने लगे थे, और शोभित ने अभी शिखा के चेहरे को बहुत ही प्यार से अपने हाथों में भरकर कहा कि शिखा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ ना मुझे, तुमने मुझे माफ नहीं किया है क्या? तो शिखा ने अगले ही पल शोभित के सीने पर अपना सिर रख लिया और फिर उसे कसकर प्यार से अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। शोभित को भी इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। शोभित ने शिखा की कमर को हल्का सा रब करते हुए प्यार से कहा कि शिखा प्लीज रो मत, तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुमने मुझे आज तक माफ नहीं किया है क्या? बताओ मुझे। शिखा ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोलती है कि माफ तो उस वक्त ही कर दिया था मैंने आपको, जब आपसे मेरी शादी हुई थी और जब आपसे मुझे प्यार हुआ था, लेकिन मुझे अब आपकी ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है जो आप मेरी बेटी के लिए बोल रहे हो। आपको निशी को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था।
शोभित बोलता है कि निशी की बात बाद में करेंगे, जो तुम चाहती हो ना वैसे ही होगा, लेकिन पहले अपने दिल की बात मुझे बताओ, तुमने सच में मुझे माफ कर दिया है ना? बताओ ना मुझे, क्या तुमने आज तक मुझे माफ नहीं किया है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा दिल रखने के लिए ही ये सब कुछ कह रही हो तुम? क्योंकि जहाँ तक मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी थी, बस ऐसे ही तुमसे शादी करी थी। इतना कहकर शोभित ने अभी शिखा की तरफ देखा और खुद से थोड़ा सा दूर किया और फिर एक हाथ से उसके चेहरे को ऊपर करके बोलता है कि बताओ शिखा। शिखा धीरे से बोलती है कि किसी की बात नहीं सुन रहे थे आप, इसीलिए मैंने ये सब कुछ कह दिया, लेकिन यकीन मानिए मैंने सपने में भी आपको परेशान करने के लिए कभी भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोच सकती हूँ कि आप मेरी वजह से परेशान हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ शोभित मुझे माफ़ कर दो आप, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको ऐसे टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने तो आपको हमेशा बस अकड़ के ही साथ देखा है, मुझे आपकी अकड़ से ही प्यार है। प्लीज़ शोभित, प्लीज़ अपनी शिखा को माफ़ कर दो, कभी भी मुझे अपने आप से दूर मत करना। शोभित ने भी अपनी पकड़ कसते हुए कहा कि पागल हो गई हो क्या तुम शिखा? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें खुद से क्यों दूर करूँगा? माफ़ तो तुम मुझे करोगी अब? मैंने तो तुमसे कभी माफ़ी भी नहीं मांगी थी। सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हूँ मैं, सच में, जो अपनी शिखा के दिल की बात को भी नहीं समझ पाया, जो उससे माफ़ी तक नहीं मांग पाया। शिखा ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सच में आपको माफ़ कर दिया है, अब आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए शोभित। शोभित ने भी अब शिखा के चेहरे को थोड़ा सा ऊपर किया और फिर उसके माथे को प्यार से चूम कर बोलता है कि अच्छा, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपनी शिखा को माफ़ करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस तुमसे ही माफ़ी मांगता हूं। बल्कि मेरी शिखा का दिल इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसने मेरी गलती, इतनी बड़ी गलती भी इतनी आसानी से ही माफ़ कर दी। सच में शिखा, पापा ने कहा ही था कि तुम्हें शिखा से अच्छी लड़की कभी भी नहीं मिल सकती है, और ये बात बिल्कुल सच है, सच ही कहा था, तुमसे अच्छी लड़की मुझे शायद ही कभी मिलती। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी। यकीन नहीं आता है कि मेरे जैसे घटिया इंसान को इतनी अच्छी लड़की मिल कैसे गई? मेरी किस्मत अच्छी थी या फिर मेरे पापा की? तुम जानती हो मैं बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हूँ। शिखा ने भी शोभित के मुंह पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा कि लेकिन अब तो बुरे नहीं हो ना आप, अब तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो ना। मुझे तो बस मेरा पहले वाला ही शोभित चाहिए, जो मुझे बेइंतहा प्यार करता हो। प्लीज़ शोभित मान जाओ ना आप, निशी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। शोभित ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर शिखा के आंसुओं को पोंछते हुए प्यार से बोलता है कि हाँ हाँ जानता हूँ, वो गलत नहीं है, और अब जो तुम कहोगी ना वही होगा, जैसा तुम चाहोगी ना बस अब वैसा ही होगा। इतना कहकर उसने शिखा पर अपनी पकड़ कस दी और फिर शिखा के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। एक बार उन दोनों का प्यार फिर से प्रॉब्लम पर भारी पड़ गया था और प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी थी शिखा ने। तो शिखा ने भी अब अपने आंसुओं को जल्दी से साफ किया और फिर से अपना सिर शोभित के सीने पर छुपा लिया और अपनी पकड़ कसते हुए मुस्कुरा कर प्यार से बोलती है कि ऐसा नहीं है शोभित, मैं सच में आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे आपसे। मैंने आपको माफ़ कर दिया है, अब आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि निशी को समझाइए, क्योंकि वो गलत नहीं है, आपको भी समझना चाहिए। लेकिन आप तो उस पर ही हाथ उठाने के लिए तैयार हो गए, आपने न जाने उसे क्या क्या बोल दिया। वहीं वेन्यू के अंदर अभी नील ने संकल्प से कहा कि अबे देख क्या रहा है, देख कर आना, शोभित चला तो नहीं गया है। तो नील की बात सुनकर संकल्प भी जल्दी से दौड़ता हुआ बाहर गया और फिर उसने बाहर शिखा और शोभित को एक दूसरे की बाहों में देखा तो दोनों ही अभी एक दूसरे से बाहों में लिपट कर बातें कर रहे थे। उसकी आंखें तो थोड़ी सी हैरानी से बड़ी सी फैल गईं और फिर वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि पूरा रोमांटिक कपल है ये। इतना कहकर वो जल्दी से अंदर वापस आया और फिर नील की तरफ देखकर बोलता है कि अरे बड़े पापा, बाहर तो रोमांस चल रहा है। और ये सुनकर तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं और फिर नील ने थोड़ा सा गुस्से में कहा कि ये क्या बकवास कर रहा है तू, संकल्प पागल हो गया है क्या? संकल्प ने भी हाँ में अपनी मुंडी हिलाते हुए कहा कि अरे हाँ बड़े पापा, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल बाहर रोमांस ही चल रहा है, दोनों ही रोमांस कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि प्रताप हाउस के सीनियर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, लेकिन शोभित अंकल भी कम नहीं है, वो भी आप लोगों से ज़्यादा रोमांटिक है। अपनी बीवी को गले लगाकर गाड़ी के पास में ही खड़े होकर उनके साथ रोमांस कर रहे हैं। आप कहो तो फोटो खींच कर लाओ, प्रूफ के तौर पर आपको भी दिखा दूँ। इतने में ही शिखा और शोभित दोनों ही अंदर की तरफ आ गए थे और फिर शोभित थोड़ा तेज आवाज़ से बोलता है कि फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं है तुझे, बहुत ज़्यादा दिमागदार हो गया है ना। तो पूरी प्रताप फैमिली जानती है कि मैं अपनी शिखा से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, समझा? तो अब ज़्यादा आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नील के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर शिखा के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ जाती है। तो नील बोलता है कि हाँ हाँ भाई, जानते हैं, हम सब जानते हैं तू शिखा से कितना ज़्यादा प्यार करता है, अब ये बता कि करना क्या है। तो शोभित ने भी निशी की तरफ देखा और फिर शिखा की तरफ देखकर बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि अभी वही कह रहा हूँ फिर से, जैसा आप लोग चाहोगे ना वैसे ही कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मेरी निशी चाहती है बस अब वैसा ही होगा।
का। एक बार फिर से निशि की आंखें गीली हो गई थी और हल्का हल्का सा पानी टपकने लगा था। शोभित ने अपनी बाहें फैलाई और फिर निशि भी जल्दी से आकर अपने पापा के गले लग जाती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। शोभित ने भी बहुत प्यार से उसके सर पर अपना हाथ रखा और फिर शोभित बोलता है कि अच्छा अब तू शांत हो जाओ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था मुझे, पता नहीं तुम्हें क्या क्या गुस्से में बोल दिया मैंने। निशि थोड़ा सा रोते रोते बोलती है कि आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, सच में पापा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से कभी ऐसा नहीं करूँगी। आपका दिल दुखाने का मोटिव बिल्कुल भी नहीं था मेरा। मुझे पता है पापा, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बहुत बड़ा पाप। शोभित ने भी अपनी बेटी के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि अच्छा बस बस बहुत हो गया है, शांत हो जाओ अब, तुम कब से देख रहा हूँ तुम्हें बस रोए जा रही हो, कितना ज़्यादा आंखें सुजा ली हैं रो रो कर। निर्भय बोलता है कि अरे बड़े पापा, कुछ तो है अपनी पसंदीदा औरत के बारे में कि हर कोई यहीं पर आकर झुक जाता है। इतनी देर से शोभित अंकल इतना ज़्यादा गुस्से में थे, वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे, कोई उन्हें नहीं संभाल पा रहा था। और फिर देखो ना, सासू माँ ने 5 मिनट में ही उनके गुस्से को कैसे कंट्रोल कर लिया, कैसे उन्हें मना लिया। क्या बात है सासू माँ, सही कहा है किसी ने, आदमी हारता है तो बस अपनी पसंदीदा औरत के सामने ही, वरना किसी के सामने नहीं। रुद्र अभी बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखकर हैरानी से बोलता है कि तुम लोगों के पास धैर्य के अलावा पंडित नहीं है क्या, बस उसे ही पंडित बनाकर बैठ जाते हो। रोहान ने धीरे से कहा कि पापा, वो हमने पंडित का इंतजाम किया था लेकिन वो आए ही नहीं और फिर ऐन वक्त पर हमें धैर्य को ही पंडित बनाना पड़ा, हमारे पास कोई दूसरा पंडित नहीं था ना, इसीलिए। तो रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर निव्यांश की तरफ देखकर बोलता है कि अरे पंडित जी को फोन कर, उनसे कहो कि चाचू ने बुलाया है, झट से आ जाएंगे। तो निव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपना फोन निकालकर एक पंडित जी को वहीं पर बुला लिया। अगले आधे घंटे में ही रुद्र नील पंडित जी के सामने आकर बैठे हुए थे। पंडित जी एक पत्र देख रहे थे और फिर वो पत्र देखकर बोलते हैं कि देखिए जजमान, ये जो मुहूर्त है ना, ये सबसे अच्छा मुहूर्त है, मैं तो कहता हूँ कि आज ही ये शादी अभी कर देनी चाहिए, इसके बाद मुहूर्त बिल्कुल भी नहीं है, करीब 4-5 महीने तक तो अब कोई भी मुहूर्त नहीं है। अगर आप मेरी मानते हैं तो फिर ये शादी यहाँ पर इसी मुहूर्त पर ही कर दीजिए या फिर अगले 5 महीने तक रुक जाइए, क्योंकि उसके बाद कोई भी शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर तो निशि और निर्भय दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे थे। रुकने का तो जैसे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया वाले उसके बच्चे को कुछ भी उल्टा सीधा नाम कह के बुलाएं। तो रुद्र बोलता है कि अरे पंडित जी, ठीक से देखिए ना, बच्चों का मन है अच्छे से शादी करने का, इस मुहूर्त में तो शादी बेमन से ही हो जाएगी, कोई खास इंतजाम नहीं हो पाएगा। पंडित जी ने फिर से पत्र को उलट पलट कर देखा और फिर बोलते हैं कि नहीं जजमान, मुहूर्त तो यही अच्छा है, इसके अलावा कोई भी मुहूर्त नहीं है। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही नील बोलता है कि तो फिर कोई बात नहीं पंडित जी, इसी मुहूर्त पर ही शादी कर देते हैं, रिसेप्शन बढ़िया से कर देंगे, क्यों शोभित, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो शोभित ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, प्रताप खानदान के तो सारे लोग सही ही कहते हैं, गलत तो बस सचा देवा खानदान के लोग ही कहते हैं ना। इतना कहकर उसने निहाल की तरफ घूर कर देखा तो निहाल ने भी अपने कंधे उचकाए और बोलता है कि पहली बात तो मैं राजपूत हूँ, राजपूत खानदान का बेटा हूँ, प्रताप खानदान का नहीं। जो भी बोलना है मेरे मुंह पर मुझे बोलो, सीधा सीधा बोलो, ये घुमा फिरा कर औरतों की तरह ताने मत मारो मुझे। तो शोभित अभी कुछ बोलता उससे पहले ही नील ने फिर से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों बच्चों की तरह फिर से मत लड़ो। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा और कहा कि वैसे भी तो बच्चे अपने आप ही शादी कर रहे थे ना, इसी मुहूर्त पर ही कर देते हैं, हम भी अब शामिल हो जाएंगे इस शादी में, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। फिर वो संकल्प की तरफ देखकर बोलता है कि चल भाई, अपनी बड़ी माँ को और नव्या को भी यहीं पर बुला ले, वेन्यू पर ही शादी आज ही हो जाए, क्यों रुद्र, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं। तो रुद्र ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वैसे भी नील की बात डालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था, कोई भी नील की बात को नहीं काटता था। रुद्र ने बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखते हुए कहा कि अब यहाँ पर क्यों खड़े हो तुम सबके सब, चल लग जाओ ना अपने अपने काम पर, मंडप को अच्छे से तैयार करो और फिर अपने इस साथी बंदर की शक्ल को भी ठीक कर लो, इसे लगता है कि ये डायलॉग मारेगा तो हम सब डर जाएंगे, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, एक रहपटा लग जाएगा ना तो फिर यहीं पर 4 बार चक्कर काटेगा, बदतमीज कहीं का। निर्भय के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। बेशक से रुद्र ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा हो, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि रुद्र ने ही उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और उसी के सपोर्ट की वजह से ही शायद वो निशि से आज शादी कर पा रहा है। तो निर्भय भी अब 4 कदम बढ़कर रुद्र के पास आया और फिर उसे प्यार से अपने गले लगा लिया और फिर हिलाता हुआ बहुत ही प्यार से बोलता है कि थैंक यू मामू, थैंक यू वेरी मच मामा।
फिर उसने नील की तरफ कसकर गले लगाया और फिर बोलता है कि आई लव यू मेरे बड़े मामा, आई रियली लव यू। भगवान ने अगला जन्म दिया ना तो फिर हर जन्म में बस आपको ही अपना मामा बनाऊंगा मैं। ऐसे आपके बिना कोई भी मामा नहीं चाहिए मुझे। तो नील ने भी अपनी पकड़ निर्भय पर कस दी और बोलता है कि बस बस, इतना ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है तुझे, समझा तू? तेरे बड़े पापा सबसे प्यार करते हैं, सब जानता हूँ मैं, कितना ज़्यादा मस्का लगाता है तू। निर्भय भी अब नील के पैरों के पास आकर बैठ गया और फिर बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर बोलता है कि अरे नहीं बड़े पापा, ऐसा मत कहो ना कि मैं मस्का लगा रहा हूँ आपको, सच में मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और तभी रुद्र बोलता है कि और मुझे मुझे नहीं करता है क्या? तो निर्भय की आंखें हल्की सी नम हो गई और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ आप लोगों से। इनफैक्ट मैं तो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप लोग ही मेरी ज़िंदगी हो, आप सब नहीं होते तो शायद लाइफ में मज़ा ही ना आता मेरी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो रुद्र ने भी निर्भय के चेहरे को अपने हाथों में प्यार से भरते हुए उसके माथे को चूमकर बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छे से तैयार हो जा, आज तेरी शादी हो रही है, तेरी शादी करते हैं फिर अच्छे से, लाते हैं निशी को अपने घर पर बहू बनाकर, बहू नहीं बेटी बनाकर। निर्भय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर उठकर वहां से चला गया। अगले 1 घंटे में निर्भय और निशी दोनों ही मंडप में आकर बैठे हुए थे। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और निर्भय निशी दोनों ही मंडप में आहुति डाल रहे थे। जो जो वचन पंडित जी उन्हें लेने के लिए कह रहे थे वो दोनों ही वचन ले रहे थे और दोनों ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट भी आ चुकी थी, खासकर निशी के चेहरे पर, जो कि शुरू से ही चाहती थी कि उसके माँ बाप उसकी शादी में शामिल हो जाएं और खुशी खुशी उसकी शादी निर्भय के साथ करवा दें। और फिर फाइनली उसकी ये प्रार्थना भगवान ने स्वीकार भी कर ली थी। उसके माँ बाप उसकी शादी में शामिल हो गए थे और खुशी खुशी उसकी शादी कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद पंडित जी ने कहा कि जजमान, लड़की की कन्यादान कौन करेगा? शोभित और शिखा दोनों ही आगे आते हैं और फिर दोनों ने ही विधि पूर्वक अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। दोनों ही अब फेरों के लिए खड़े हो गए थे। दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर अग्नि के चारों ओर भगवान को साक्षी मानकर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और फिर निर्भय ने निशी की मांग में सिंदूर भी भर दिया और उसे अपने नाम का मंगलसूत्र भी पहना दिया। निशी हमेशा के लिए आज निर्भय की हो गई थी और फाइनली निर्भय और निशी की भी आज शादी हो ही गई थी। और इसी तरह देखते ही देखते शादी संपन्न हो गई थी। सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। शिखा की आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था। आखिरकार उनकी लाडली की विदाई जो होने वाली थी, आज से हमेशा के लिए निशी उनके घर से जा रही थी। बेशक शिखा की बेटी घर के सामने ही विदा होकर जा रही थी, मगर फिर भी अब वो हमेशा के लिए सचादेवा हाउस से दूर हो गई थी, हमेशा के लिए प्रताप खानदान की बहू बन गई थी। शिखा ने भी अपने आंखों में आंसू आए और पूछ लिया। और फिर तभी अंशिका शिखा के पास आती है और फिर उसने शिखा को एक तरफ से प्यार से अपने गले लगाया और उसे संभालने की कोशिश करी। शिखा ने भी अपना एक हाथ अंशिका के गाल पर रखा और फिर अंशिका प्यार से बोलती है कि माँ, अगर आप ऐसे रोगी ना तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आएगा। ज़्यादा दूर तो नहीं जा रही है ना हमारी बेटी, सास बहू किसी भी वक्त अपनी निशी से मिलने के लिए चल जाएंगे। यह सुनकर तो निशी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और शिखा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शिखा बोलती है कि ऐसे नहीं होता है ना बेटा, अब तो हमारी निशी हमेशा के लिए निर्भय की हो गई है ना, अब तो वो कभी कभी ही घर पर आ पाया करेगी, हर रोज़ तो हमारे घर पर नहीं रहेगी ना। पता नहीं भगवान ने ऐसा नियम क्यों ही बनाया है जिसमें बेटी को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है, हमेशा क्यों छोड़ती हैं बेटियां घर। अंशिका बोलती है कि ये वाला नियम तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है माँ, बेटे को घर छोड़ना चाहिए ना, बेटी को क्यों। तो शिखा के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद सब डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। सब बड़ी सी टेबल पर एक साथ ही बैठे थे। एक टेबल पर वानर सेना खाना खा रही थी और फिर दूसरी टेबल पर बंदरों की टुकड़ी बड़े ही आराम से एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और छोटे एक साथ थे, बड़े एक साथ थे। निहाल और शोभित एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बोल नहीं रहा था। नील बोलता है कि यार ये समधी अब एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे क्या, क्या ऐसे ही घूरते रहेंगे एक दूसरे को। रुद्र ने भी नील की प्लेट में एक रोटी परोसते हुए कहा कि तू अपना खाने पर ध्यान दे, समझा, इनका तो बस ऐसे ही चलता रहेगा अब। नील ने भी अपनी प्लेट में रोटी देखी तो फिर रुद्र की तरफ थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि यार मुझे रोटी नहीं पूड़ी खानी थी, पूड़ी प्लीज पूड़ी दे देना। तो रुद्र ने आंखें दिखाई और नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि चुपचाप से रोटी खा ले, समझा। तो नील ने भी अब चावल की तरफ देखा तो रुद्र फिर से बोलता है कि सोचना भी मत, एक भी चावल का दाना तुझे मिलेगा, तुम्हारी पूड़ी और चावल दोनों ही बंद, रोटी खाओ और वो भी दाल से, समझे। तो नहीं तो खिचड़ी बनवा देता हूँ तुम्हारे लिए। तो नील तो अब अपनी प्लेट में रखी हुई रोटी को देख रहा था और फिर वो कुछ सोच कर उसने वो रोटी का टुकड़ा तोड़ा और दाल में डुबा कर उसे खाने लगता है। और तभी उसकी नजर रुद्र की प्लेट पर जाती है। रुद्र ने भी दाल और रोटी ही अपनी प्लेट में रखी हुई थी और वो भी दाल और रोटी ही खा रहा था। रुद्र वैसे तो दाल रोटी कभी भी नहीं खाता था, मगर नील के खुशी के लिए वो भी दाल रोटी ही खा रहा था। नील बोलता है कि ये तू क्या कर रहा है। रुद्र ने कहा कि क्या कर रहा हूँ मतलब।
नील ने कहा कि तेरा थोड़ी ना परहेज चल रहा है जो तू कुछ भी नहीं खा सकता है, तू तो सब कुछ खा सकता है ना। तो रुद्र बोलता है कि नहीं, अब से मेरा भी परहेज ही चलेगा, अब से मैं भी वही खाऊंगा जो तू खाएगा। तो नील तो अभी रुद्र को घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन रुद्र का ध्यान तो बस अपने खाने में लगा हुआ था। वो आराम से खाना खा रहा था। नील रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि ये सब कुछ क्यों कर रहा है तू ब्रदर। रुद्र ने कहा कि क्योंकि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बस कहता ही नहीं हूँ, लेकिन तू मुझसे दूर चला जाएगा ना, ये सोच कर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं ये कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। जब तक तू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है ना, तो मैं भी अब से वही खाना खाऊंगा जो तू खाता है, बस तेरी खुशी में ही अपनी खुशी देखूंगा मैं। इतना कहकर उसने खीरे के 2 टुकड़े उठाए और फिर नील की प्लेट में रख दिए। थोड़ी देर के बाद अवनी नील की प्लेट को देख रही थी और फिर बोलती है कि नील, आप ये खाना क्यों खा रहे हैं? आपको तो दाल रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, मैं आपको पनीर की सब्जी दे देती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। तो रुद्र अभी कुछ बोलता उससे पहले ही नील ने कहा कि नहीं नहीं अवनी, मुझे ना स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अवनी अभी नील को बहुत ही हैरानी से देख रही थी, जैसे उससे पूछने की कोशिश कर रही हो कि नील, आप ऐसे कब से बनाने लगे? नील ने बहुत ही प्यार से अवनी की तरफ देखा और कहा कि अरे यार, सच कह रहा हूँ मैं, मुझसे ना डाइजेस्ट नहीं होता है इतना हैवी खाना, स्पाइसी खाना तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा खाने का। अवनी ने भी मान लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी अब नील पर थोड़ा सा शक हो रहा था। उसके बिहेवियर एकदम से बदला हुआ नजर आ रहा था, पर उसने फिलहाल के लिए उसे नजरअंदाज कर दिया था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो वहीं बंदरों की टुकड़ी तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली निशी और निर्भय दोनों की ही शादी हो गई थी। दोनों ही आज से पति पत्नी हो गए थे। निशी और निर्भय भी बहुत ज़्यादा खुश होकर खाना खा रहे थे। तभी निर्भय बोलता है कि अब तो बहुत ज़्यादा खुश हो ना तुम, हमारी शादी फाइनली हो गई है। निशी ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर दोनों ही एक दूसरे की थाली से खाना खाने लगते हैं। तो वहीं रूहान जो कंटिन्यू बस अपने फ़ोन में ही कुछ काम कर रहा था और रूही रूहान को देखे जा रही थी। उसे थोड़ा सा रूहान पर गुस्सा भी आ रहा था। रूही ने फिर थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए कहा कि रूहान, खाना नहीं खाएंगे क्या आप? फ़ोन में क्यों घुसे जा रहे हैं? रूहान बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो फिर तुम्हें मुझे पहले मनाना पड़ेगा। इतना कहकर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। तो रूही अब सच में बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी। रूही भी वहाँ से उठकर अब रूहान के पीछे पीछे हॉल के दूसरी तरफ चली जाती है। अब रूही को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था रूहान का गुस्सा देखकर। रूहान अभी किसी को फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था और फिर वो हल्के से गुस्से में बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, कोशिश करो कुछ भी करो, क्या इंतज़ाम कर पाते हो वो सारा इंतज़ाम हो जाना चाहिए। और तभी रूही बोलती है कि किस चीज़ का इंतज़ाम कर रहे हो आप? रूहान ने रूही की तरफ देखा और फिर फ़ोन पर ही कहा कि बाद में बात करता हूँ तुमसे, और फिर उसने फ़ोन को कट कर दिया और रूही की तरफ देखकर बोलता है कि अरे यार, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पर क्यों आ गई? तुम्हें मना किया है ना मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तो रूही बोलती है कि आपने ही तो कहा है ना कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, तो फिर सोचा कि आपको मना लेती हूँ, इसीलिए चली आई आपके पीछे। रूहान बोलता है कि घर पर मनाना, यहाँ पर नहीं मनाना है तुम्हें, जाकर चुपचाप से खाना खा लो, पता नहीं कितने दिनों से तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया है, पहले जाओ और आराम से खाना खा लो। रूही बोलती है कि अब जब आपको पता था कि मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मैं बिल्कुल पागल हूँ, तो मुझे पहले ही आप बता देते ना, इतना ज़्यादा तड़पाया क्यों आपने मुझे? रूहान बोलता है कि मैंने नहीं तड़पाया है, तुम्हारी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से ही तुम परेशान हुई हो, तुम खुद की वजह से ही तड़पी हो, अब मेरे पीछे घूमना बंद कर दो तुम, समझी? प्लीज़ जाओ, जाकर खाना खा लो तुम। रूही ने भी रूहान की तरफ देखकर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊंगी, आप खाना खाओगे तभी खाना खाऊंगी मैं। तो रूहान को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो रूही पर गुस्सा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। और फिर उसने बहुत ही प्यार से रूही की तरफ देखा और कहा कि रूही प्लीज़ चुपचाप से चली जाओ और खाना खा लो, प्लीज़ मेरी बातों को मानो, चली जाओ तुम और खाना खा लो। तो रूही को अब रूहान के मिजाज एकदम से बदला हुआ लग रहा था। उसे सच में अब लगने लगा था कि सच में रूहान उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो चुपचाप से वहाँ से चली जाती है, लेकिन मन ही मन ये सोच रही थी कि घर जाकर तो वो रूहान को मना ही लेगी, कुछ भी करके बस अब वो रूहान को मना कर ही रहेगी। थोड़ी देर के बाद निशी की विदाई का वक्त हो गया था। शिखा निशी के गले लगाकर वापस से रोने लगती है। शिखा की आंखों में फिर से हल्के हल्के से आंसू बहने लगे थे। तो निशी ने भी शिखा की तरफ देखा और ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए फिर से वो भी रोने लगती है। तो दोनों ही माँ बेटी अब कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस दोनों ही गले लगकर रोए जा रही थी। ये नज़ारा देखकर निर्भय बोलता है कि अरे सासू माँ, इतना रोगी तो फिर मैं निशी को अपने घर लेकर नहीं जाऊँगा, आपके पास ही छोड़कर जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ मत रोना सासू माँ। ये सुनकर तो सब हैरानी से निर्भय को देखने लगे थे और फिर निर्भय बोलता है कि और क्या, जब मेरी सासू माँ, मेरी बीवी इतना ज़्यादा रोती है ना, तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और सासू माँ को भी देखो ना, कितना ज़्यादा रो
रही, अभी अंशिका भी तो रोएगी ना। फिर अरमान की आंखों में भी हल्का हल्का सा पानी आ जाएगा और फिर ससुर जी वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। अब यार इतने सारे लोगों का दिल दुखाकर निशी को अपने साथ लेकर तो नहीं जा सकता हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। अगर आप में से किसी ने भी अपनी आंखों से एक भी आंसू टपकाया तो ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं घर जमाई ही क्यों ना बन जाऊँ यार, तुम लोगों के साथ में ही रहूँगा निशी के साथ। नील ने हंसकर कहा कि तो ठीक है ना, बन जाओ ना, हमने तो निहाल को भी कहीं नहीं जाने दिया था। तेरा बाप भी बहुत ज़्यादा बोलता था कि अपने घर जाना है, अपने घर जाना है, मगर हमने उसे अपने घर जाने ही नहीं दिया। हमने तो इसे पकड़ कर अपने घर में ही रख लिया। और फिर वो क्या है ना कि हमारा बहनोई होने से पहले ये हमारा यार था जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते थे, इसीलिए फिर हमने तो इसे कहीं भी नहीं जाने दिया, इसीलिए हम इसे जाने देते ही नहीं है आज भी। तो नील की बात सुनकर निहाल ने भी निर्भय की तरफ घूर कर देखा, जैसे कहना चाहता हूँ कि अगर तू गलती से भी घर जमाई बन गया ना तो फिर तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, घर में तुझे घुसने भी नहीं दूंगा। तो निर्भय ने भी अब अपने पापा की बात को समझकर शोभित की तरफ देखा और थोड़ा सा प्यार से कहा कि अरे ससुर जी प्लीज़ प्लीज़ सासू माँ से कहिए ना कि इतना ज़्यादा रोए मत, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप कहोगे ना तो फिर वो रोना बंद कर देंगे, प्लीज़ प्लीज़ मनाइए ना सासू माँ को। शोभित ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि ये तो रस्म होती है ना निर्भय, इसे कोई भी नहीं बदल सकता है। निर्भय बोलता है कि अरे ससुर जी ये कैसी रस्म होती है जिसमें इतना ज़्यादा रोना पड़े। तो शोभित ने कहा कि अब शिखा की बेटी हमेशा के लिए घर से चली जाएगी ना तो फिर माँ की आंखें नम नहीं होंगी तो क्या तेरी आंखें नम होंगी। और ऐसे भी तू ना फिक्र मत कर, आज नम हो जाएंगी आंखें तो फिर उसके बाद जब भी निशी घर पर आएगी ना तो हमेशा से मुस्कुराते हुए आएगी, जिससे तेरे सासू माँ भी हमेशा से मुस्कुराती रहेंगी। और ये सुनकर निर्भय एकदम से बोलता है कि हाँ हाँ ससुर जी ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अपनी निशी की आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकता हूँ, कभी भी नहीं रोता हुआ उसे देखूंगा। शोभित बोलता है कि वो तो मैं भी देख चुका हूँ कि तुम मेरी बेटी की आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकते हो, तुम उससे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। कोशिश करना कि हमेशा मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहे, तुम दोनों का रिश्ता हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी से निभे। निर्भय ने इस बार थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा कि ससुर जी वादा है आपसे निर्भय राजपूत का, निशी हमेशा से मेरे साथ खुश रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए, कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और ये देखते ही देखते निशी की विदाई भी हो गई थी, सब प्रताप हाउस वापस आ गए थे। निशी का वेलकम प्रताप हाउस में बहुत ही अच्छे से हुआ था। नव्या थोड़ा सा उदास हो चुकी थी क्योंकि वो अपने इकलौते बेटे की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से करना चाहती थी, सभी मेहमानों को बुलाना चाहती थी, मगर उसके सपने पर तो जैसे पानी ही फिर गया था। लेकिन बंदरों की टुकड़ी इतनी ज़्यादा शैतान थी कि उन्होंने किसी की भी शादी ढंग से होने नहीं दी थी, सबकी बस ऊट पटांग तरीके से ही शादी करवाई थी। मगर फिर भी नव्या ने दिल पर पत्थर रखकर निशी को बहुत ही अच्छे से वेलकम किया और मुस्कुराते हुए उसकी आरती उतारी। थोड़ी देर के बाद निशी भी अपने कमरे में आ गई थी, अपने भारी भरकम लहंगे के नीचे वो बेड पर आकर बैठ गई थी। निर्भय भी आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि फाइनली उसकी और निशी की शादी हो गई है और फिर अब से हमेशा के लिए वो दोनों ही एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के सामने रहेंगे। तो निर्भय भी अब बंदरों की टुकड़ी के पास आकर बैठा हुआ था। फाइनली बंदरों की टुकड़ी ने एक जंग जो जीत ली थी, अब सच में वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वानर सेना तो अपनी बीवियों के साथ अपने कमरे में चली गई थी। हॉल में इस वक्त बस बंदरों की टुकड़ी ही बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। बंदरों की टुकड़ी ने थोड़ा बहुत निर्भय की टांग खींची और फिर उसका हल्का सा मजाक बनाया। बंदरों की टुकड़ी करीब 1 घंटे तक हॉल में ही बैठी रहती है और साथ में हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब आपस में बात करके बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। आखिरकार निव्यांश भी खड़ा होता है और बोलता है कि बस बस यार बहुत हुआ, आज तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। निर्भय अपने कमरे में चला जा, तू निशी तेरा वेट कर रही होगी ना, जाकर निशी के साथ टाइम स्पेंड करे। निर्भय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर उठ गया। निव्यांश ने भी बची हुई बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और कहा कि यार अब तुम सब क्या यहाँ पर ही बैठे रहोगे, जाओ जाओ सबके सब चले जाओ ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थक गए होगे, सुबह ऑफिस भी तो जाना है यार। इतना कहकर निव्यांश तो अब सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की ओर जाने लगा था और फिर उसके पीछे पीछे निर्भय भी अंगड़ाई तोड़ता हुआ सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया था। अपने कमरे में बाहर तक ही वो पहुंचा था कि तभी उसे निहाल ने आवाज़ लगाते हुए कहा कि निर्भय निर्भय। निर्भय ने अब थोड़ा सा हैरानी से पीछे पलट कर देखा तो और बोला कि हाँ पापा आप मुझे बुला रहे हो क्या। तो निहाल अभी थोड़ा सा गुस्से में उसकी तरफ घूर कर देखता है और बोलता है कि तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे, चलो। तो निर्भय को तो अब थोड़ी सी हैरानी भी हो गई थी और फिर थोड़ा सा डर भी लगने लगा था कि अब निहाल उसके साथ क्या करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके पापा आज के लिए उसे बहुत ज़्यादा डांटे और फिर क्या पता उसके हाथ पैर
भी न तोड़ दे। लेकिन जो कुछ भी था, शादी तो अब उसकी निशी के साथ हो ही गई थी और फिर थोड़े बहुत डांटेंगे भी तो वो आराम से डांट खा लेगा। यही सब सोचकर निर्भय भी अपने पापा के पीछे पीछे वहाँ से चला जाता है। निहाल अब स्टडी रूम में आकर पहुँचता है, जाकर चेयर पर बैठ जाता है और फिर निर्भय की तरफ देखकर घूर कर बोलता है कि गेट बंद करो। अब तो निर्भय की सांसें और भी ज़्यादा रुकने लगी थी। अब तो सच में उसे डर के मारे उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। उसे लगा कि शायद अब तो पापा पक्का उस पर हाथ साफ करेंगे, अब बंद कमरे में उसे बहुत ज़्यादा पीटेंगे। तो निहाल अभी निर्भय को ही देख रहा था और फिर निर्भय जो अपना सलाइवा गटकते हुए धीरे से चूहे सी आवाज़ निकाल कर निहाल की तरफ देखता है और हकलाती हुई आवाज़ में बोलता है कि हाँ पापा। निहाल निर्भय की तरफ देखकर बोलता है कि अब जो कुछ भी तुमने करना था तो वो कर लिया है, अब जरा कोशिश करना कि इस रिश्ते को अच्छे से निभा पाओ, समझे तुम। अब जाकर निर्भय की जान में जान आई थी, अब जाकर उसे थोड़ी सी तसल्ली मिली थी। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए निहाल की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला के कहा कि हाँ पक्का पापा, इस रिश्ते में बहुत अच्छे से निभाऊंगा मैं, इस रिश्ते में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इतना कहकर निर्भय वहाँ से जाने लगा और तभी निहाल बोलता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तो निर्भय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसे आज निशी के पास जाकर बैठना था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना था और फिर उसके पापा जो उसे छोड़ ही नहीं रहे थे, उसकी टांग तोड़ने पर लगे हुए थे। वो वापस से पलटा और बोला कि जी पापा। तो निहाल बोलता है कि मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो, समझे तुम। कुछ रिश्ते बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, बहुत ही अच्छे से संभालने पड़ते हैं। पति पत्नी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ी सी भी खटास अगर तुम दोनों के रिश्ते में आ गई ना तो उनके रिश्ते में गांठ लग जाती है। और फिर अभी तो रिश्ता नया नया है तुम दोनों का, तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, निशी के आंसू तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो तुम दोनों को साथ में फेस करनी पड़ेंगी। अभी तो तुम्हारा मन हमेशा यही करता है कि तुम ऑफिस आते हो और फिर जब मन करता है ऑफिस से चले जाते हो, ऑफिस भी नहीं आते हो, जो मन करता है वो करते हो तुम। लेकिन अब ज़िंदगी को सीरियस होकर जीना पड़ेगा तुम्हें, अब थोड़ा सा ज़िंदगी को सीरियस होकर देखो। ऐसा नहीं है कि हमेशा बीवी के पल्लू से ही बंधे रहो तुम और फिर ऐसा भी नहीं है कि बीवी से बिल्कुल दूर हो जाओ तुम, तुम्हें दोनों चीज़ें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। निर्भय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो तो बस बेमन से ही निहाल की बातें सुने जा रहा था और फिर अपनी मुंडी हाँ में हिलाता जा रहा था। निर्भय बोलता है कि नवाब साहब कुछ समझ में आ भी रहा है तुम्हारे कि मैं क्या कह रहा हूँ या फिर बस मुंडी हिला रहे हो। तो निर्भय ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निहाल ने अपनी हथेली माथे पर जोर से मार ली और चटाक से आवाज़ आती है। फिर हल्के से गुस्से में बोलता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे और निशी के बीच में मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, समझा तू। अब तेरे दिमाग में गई बात या फिर नहीं, और अगर तुम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है ना तो फिर कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए, तुम दोनों की जो भी प्रॉब्लम हो कमरे में ही सॉल्व हो जानी चाहिए। मैं निशी के मुँह से कभी भी कोई भी शिकायत ना सुन लूँ तेरे लिए, और अगर गलती से भी तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शिकायत कर दी मुझसे ना तो फिर तो तुम्हें उल्टा लटका कर नीचे आग जरूर लगा दूंगा, समझा तू। बहुत ज़्यादा अपने मन का करने लगा है, समझा ना। अब जा यहाँ से, तुम्हें ना समझाने का कोई भी फायदा नहीं है, बेवकूफ़ कहीं का। पता नहीं निशी को तुम्हारे अंदर क्या दिख गया जो तुमसे शादी करने के लिए इतना पागल हो गई, नहीं तो कभी भी इस मासूम सी बच्ची की तेरे साथ शादी नहीं करता। निर्भय ने हल्की सी गर्दन हिलाई और फिर वहाँ से जाने लगा। वो गेट तक ही पहुँचा था कि तभी कुछ सोच कर वापस आता है और फिर जाकर सीधा अपने पापा के गले लग जाता है और फिर बहुत ही प्यार से थोड़ा सा इमोशनल होकर बोलता है कि बाबा मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, सब कुछ, बच्चा नहीं हूँ मैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आपका ही बेटा हूँ, फिक्र मत कीजिए पापा। निशी को शिकायत का मौका कभी भी नहीं दूंगा, कभी भी मेरे और निशी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ससुर जी कभी भी आपसे मेरे और निशी के रिश्ते के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, मैं उनकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा पापा, ये वादा है निर्भय राजपूत का अपने पापा निहाल राजपूत से, कभी भी आपको हम दोनों की तरफ से शिकायत नहीं मिलेगी। इतना कहकर निर्भय थोड़ा सा दूर हटा और फिर निहाल भी थोड़ा सा भावुक हो गया था। निर्भय बचपन से ही निहाल से दूर रहता था, कभी भी उसके पास नहीं जाता था, आसपास भी नहीं भटकता था, क्योंकि निर्भय को निहाल से बहुत डर लगता था। उसे अपने पापा से इतना ज़्यादा डर लगता था कि उससे बात तक नहीं करता था। आज जब निर्भय ने उसे इतने हक से गले लगाया तो फिर निहाल भी थोड़ा सा भावुक हो गया था। उसने निर्भय को गालों को हल्का सा खींचा और फिर प्यार से भरते हुए बोलता है कि तू इतना बड़ा हो गया कि तेरी शादी भी हो गई, मुझे तो यकीन नहीं होता है कि मेरा बेटा सच में इतना बड़ा हो गया है। निर्भय भी अपने पापा से बात करने के बाद सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया था। उसने जब अपने कमरे में देखा तो अब थोड़ा सा हैरान हो गया। निशी भी अपने भारी
भारी भरकम लहंगे को समेटे हुए फूलों की तरह सेज पर आराम से सो रही थी। आज तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। उसका चेहरा एकदम से चमक रहा था, बहुत ज्यादा सुकून था। वो सुकून जो उसे पिछले कितने ही दिनों से नहीं मिल पा रहा था, जो रो रो कर कट रहा था। तो निर्भय भी अब निशी के पास आकर बैठ गया था और फिर उसके मासूम से चेहरे को निहारने लगता है, उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है। निशी ने भी कपड़े नहीं चेंज किए थे, ना ही अपनी ज्वेलरीज को निकाला था। शायद निर्भय का इंतजार करते करते वो ऐसे ही सो गई थी। निर्भय ने बहुत ही प्यार से निशी को बेड पर ठीक से लिटा दिया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है, चेंज करके आ जाता है और फिर निशी के पास आकर वो भी आराम से लेट जाता है। दोनों ही आज सुकून भरे चेहरे के साथ आराम से एक साथ लेटे थे। निर्भय ने पीछे से निशी को बाहों में भर लिया और फिर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ही आज सच में बहुत ही ज्यादा सुकून भरी नींद के साथ सोने वाले थे। आज जो कुछ भी हुआ था उसकी आंखों के सामने एक रील की तरह सब कुछ चलने लगता है। निर्भय सब कुछ सोचने लगता है और जैसे जैसे वो सब कुछ चल रहा था वैसे वैसे निर्भय को बहुत ज्यादा हंसी भी आ रही थी। फाइनली निर्भय और निशी दोनों की ही शादी अब तड़कते भड़कते स्टाइल में हो ही गई थी, क्योंकि आज तक तो अब किसी की भी इस कहानी में कोई भी अच्छी शादी नहीं हुई थी। इधर दूसरी तरफ रूही जो बेसब्री से रूहान का इंतजार कर रही थी, लेकिन रूहान अब तक कमरे में नहीं आया था। अब रूही को सच में बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगी थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूहान सच में उससे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया है। लेकिन कमाल करता था, रूहान भी उसने पहले ही रूही को अच्छे से संभाला था और फिर उसे समझाया भी था और उसके बाद एक नॉर्मल इंसान की तरह नाराज़ होकर भी बैठ गया था। इतना तो नाराज़ कभी भी नहीं होता था रूहान रूही से। रूही खुद को मिरर में देख रही थी और फिर पैर पटक कर बड़बड़ाते हुए मन में बोलती है कि यार सच में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है रूहान। मेरा पति नाराज़ भी होता है तो फिर बताकर नाराज़ होता है कि वो मुझसे नाराज़ है और फिर मुझे उन्हें मनाना भी है। फिर वो कमरे से निकल कर सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि हो ना हो रूहान होगा तो स्टडी रूम में ही होगा, क्योंकि इतनी रात को रूहान कहीं भी नहीं जा सकता है। रूही सीधा रूहान के पास स्टडी रूम में जाती है। रूहान का ध्यान तो बस अभी लैपटॉप में ही लगा हुआ था। अभी भी वो डोनर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कितने ही हॉस्पिटल में वो अप्लाई कर चुका था, कितने ही डॉक्टर से वो अपॉइंटमेंट भी ले चुका था, कितने लोगों से वो बात भी कर चुका था, लेकिन अभी तक डोनर मिलने का इंतजाम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से रूहान बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। रूहान का ध्यान रूही पर नहीं जाता है। रूही ने भी थोड़ा सा करीब आकर रूहान से कहा कि रूहान क्या आप सच में मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, क्या आप मुझसे बात नहीं करोगे? तो रूहान ने एक नज़र रूही की तरफ गौर से देखा और फिर बोलता है कि हाँ, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? तुमने खुद का दिमाग तो खराब किया ही है और साथ में मेरा भी दिमाग तुमने बहुत ज़्यादा खराब किया है, और फिर अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से माफ़ कर दूंगा, तुम्हें मुझे मनाना नहीं पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा तुम्हें, तो जाओ चुपचाप से जाकर सो जाओ, मुझे ना डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर रूहान फिर से अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है। अपने लैपटॉप में घुस गया था। तो रूहान ये बात बहुत ही आराम से कह रहा था, लेकिन रूही को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी लग गई थी। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था रूहान का ये बिहेवियर देखकर। उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो गई थी। वो एक कदम रूहान की तरफ आगे बढ़ी तो रूहान ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा कि मैं सच में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ रूही, प्लीज़ चली जाओ तुम, कभी कभी समझ भी जाया करो ना, तुम मेरे बिना बोलने से भी कुछ समझ सकती हो ना, हर बार आंसू टपकाना ज़रूरी नहीं होता है यार, जाओ जाओ प्लीज़, सच में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं। तो रूही अभी उम्मीद भरी नज़रों से रूहान को ही देख रही थी और फिर मिले जुले भाव को लेकर चुपचाप वहाँ से निकल कर सीधा अपने कमरे में आ जाती है और फिर आते ही जोर जोर से रोने लगती है। अब तो रूही को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इधर दूसरी तरफ सिया जो अभी हॉरर मूवी देख रही थी और संकल्प जो ब्लैंकेट लेकर आराम से बैठा हुआ था, उसने ब्लैंकेट से आधा मुंह छुपाया हुआ था और जैसे कोई डरावना सीन आता तो वैसे ही वो झट से कंबल के अंदर अपना मुंह डाल लेता और कपकपाने लगता। और ये नज़ारा देखकर तो सिया को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। उसकी हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। उसका ध्यान मूवी में कम था, संकल्प के ऊपर ज़्यादा था। संकल्प के अंदर जो ड्रामा था, संकल्प को देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। संकल्प ने एक नज़र गुस्से में सिया की तरफ घूर कर देखा और बोलता है कि शर्म नहीं आती है तुम्हें? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। पति इतना ज़्यादा डर रहा है और तुम हो जो आराम से मूवी को एंजॉय कर रही हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है, जरा सा भी तरस नहीं आता है कि अपने पति पर? संकल्प की ये बात सुनकर सिया ने हंसते हुए कहा कि अजीब पति है मेरा, अब मैं क्या करूं, जो हॉरर मूवी से भी इतना ज़्यादा डर गया यार, गुंडों से तो नहीं डरता है, अकेले ही 4 गुंडों को पटकने का दम रखता है मेरा पति, और अब देखो कैसे एक मूवी को देखकर इतना ज़्यादा डर रहा है जैसे कुछ भी करके भूत इनके पास ही आ जाएगा। तो संकल्प ने छोटी आंखें करके सिया को घूर कर देखा और फिर सिया जो फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगती है और तभी सिया ने अपनी गर्दन पर हल्की हल्की गर्म सांसें महसूस करी। तो सिया ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते चले गए। संकल्प बहुत ही तेज और बहुत ही डीप किस अब संकल्प सिया
को दे रहा था। अगली सुबह जब निर्भय की आंखें खुलती हैं तो फिर निशी उसके पास में नहीं थी। उसे भी समझते देर नहीं लगी कि शायद निशी अपनी पहली रसोई करने के लिए तैयार होकर सीधा नीचे चली गई है और उसे जगाना उसने ठीक नहीं समझा। निर्भय के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। जैसे निर्भय ने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ था। निशी सच में अब पहली रसोई के लिए निर्भय से पहले उठकर तैयार होकर नीचे चली गई थी। निशी इस वक्त बहुत ही अच्छे से तैयार होकर किचन में खड़ी हुई थी और फिर उसके सामने उसकी 4 सासें खड़ी हुई थी जो उसे बहुत ही प्यार से देखकर कुछ समझा रही थी। वैसे तो निशी एक दिन पहले ही प्रताप हाउस में बेधड़क आ जाया करती थी, किसी से भी कुछ नहीं पूछती थी, सबसे अच्छी बात करती थी, सबसे बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा कर बात करती थी। और आज निशी थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी 4 सास उसके साथ अब क्या करने वाली हैं। और तभी अवनी बहुत ही प्यार से बोलती है कि निशी तुम्हें कुछ बनाना आता भी है या फिर नहीं? अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुम अभी मुझे बता सकती हो। अवनी की बात सुनकर निशी थोड़ा सा और घबरा गई थी और फिर उसने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि बड़ी माँ थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ मैं। ये सुनकर तो नव्या अब निशी की तरफ देखकर बोलती है कि थोड़ा कि बहुत। निशी ने हल्का सा डरते डरते नव्या की तरफ देखा और कहा कि जी माँ थोड़ा सा बना लेती हूँ मैं। तो किट्टू बोलती है कि अच्छा तो बताओ खाने में क्या क्या बना लेती हो तुम? जो तुम बना लेती हो ना वही तुमसे बनवाऊंगी। तो किट्टू के लहजे में अब थोड़ी सी शक्ति भी थी और फिर निशी जो थोड़ा सा और ज्यादा घबरा गई थी। निशी अब थोड़ा सा अपनी नजरें नीचे झुकाकर हल्की सी चूहे सी आवाज निकाल कर धीरे से बोलती है कि जी वो मैं मैगी बना लेती हूँ। ये सुनकर तो चारों को तेज से हंसी आने लगी थी, लेकिन वो चारों ही हंसती नहीं, चुपचाप से अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेती हैं। चारों की आदत थी, पहले वो मिलकर सब बहुओं की बैंड बजाती थी और फिर रूही के साथ भी तो चारों ने ऐसे ही किया था, उसकी बहुत अच्छे से बैंड बजाई थी। जब रूही पहली बार प्रताप हाउस में आई थी तो चारों ने उसे अच्छे से डरा दिया था, बहुत ही सख्ती से उसके साथ बिहेव किया था और ऐसे ही वो निशी के साथ भी कर रही थी। निशी भी थोड़ा सा नर्वस हो रही थी और फिर इसी बात का फायदा वानर सेना की बीवियां उठा रही थी। उन सबको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था निशी को ऐसे डरा कर। दिशा हल्के से गुस्से में बोलती है कि और तुम्हें लगता है कि तुम रोज ऐसे मैगी बनाओगी तो फिर यहाँ पर रोज मैगी खाकर सब चुपचाप से ऑफिस चले जाएंगे, तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। ये बताओ कि मैगी के अलावा क्या क्या बना लेती हो तुम, वो बताओ मुझे। मैगी तो सब बना लेते हैं। निशी को अब और भी ज्यादा घबराहट होने लगी थी। दिशा को तो वो बहुत ही ज्यादा सीधा समझती थी, वो अपना दोस्त ही समझती थी और बंदरों की टुकड़ी भी दिशा से बहुत अच्छी दोस्ती रखती थी। लेकिन दिशा भी आज पूरी सास बनने के लिए तैयार हो रही थी। निशी को अब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसे वो वक्त याद आ रहा था जब वो निर्भय के साथ मंडप में बैठी हुई थी और दिशा ने उसे शांत रहने का इशारा किया था, उसे इतना ज्यादा अच्छे से समझाया था, उसे माँ जैसा प्यार दिया था। लेकिन अब तो दिशा के तेवर भी बिल्कुल अलग थे। अपने 4 सास को देखकर निशी की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कहाँ वो जब प्रताप हाउस में पहले आया करती थी तो चारों से बहुत अच्छे से पेश आती थी, चारों ही उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते थे, यहाँ तक कि बाजू पर मारकर बात भी कर लेती थी और हंसी मजाक भी कर लेती थी। और उन चारों में से कोई भी बुरा नहीं मानता था, बल्कि उसे एक बेटी की तरह ही प्यार करते थे, उसे बेटी की तरह ही अपने घर में ट्रीट करते थे, अंशिका से ज्यादा उसे मान सम्मान देते थे। लेकिन अब तो निशी की सिट्टी पिट्टी एकदम से गुम हो रही थी, उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ चुका था। इतने में ही दिशा ने अपने हाथ बांधकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि रोने से काम नहीं चलेगा निशी, जो कुछ भी हो रहा है ना बस वो बताओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है, अब रोने से कोई फायदा नहीं, बताओ क्या बनाओगे तुम? निशी ने धीरे से कहा कि जो आप कहेंगी वो बना दूंगी। दिशा कुछ बोलती उससे पहले ही नील अपना चश्मा ठीक करते हुए आया और बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? सब नील की आवाज़ सुनकर अब इधर उधर देख कर भागने लगी थी और फिर नील की आवाज़ सुनकर निशी को तो एकदम से रोना आ गया था, उसके आंसू हल्के हल्के से टपकने लगे थे। वो हल्की सी पलटी और फिर उसने नील की तरफ देखा और फिर उसके आंसू टपकना शुरू हो गए थे। नील ने निशी को हैरानी से देखा और फिर उन चारों को घूर कर देखा जो अपने अपने काम में बिजी हो गई थी। नील ने भी चारों को डांटते हुए थोड़ा सा गुस्से से कहा कि पहले ही दिन तुम सब ने बच्ची को रुला दिया, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या तुम चारों को? एकदम से सास वाला रूप में क्यों आ जाती हो तुम लोग? थोड़ी बहुत शर्म है तुम चारों के अंदर या फिर नहीं? क्यों बच्ची को इतना ज्यादा परेशान कर रही हो? सीरियल देख देख कर चारों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर गया है, चारों के चारों पागल हो गई हो, जब देखो बस सबको डरा देती हो, सबको डराती रहती हो, ऐसे क्यों करती हो यार? फिर उसने निशी के सिर पर प्यार से हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा कि अरे रो मत बच्चा, इनकी तो आदत ही है, ये तुम्हें बस डरा रही और कुछ भी नहीं है, रोना बंद कर दो और जाओ अपना काम कर लो, जाओ जाकर जो भी आता है वो कर लो। निशी ने रोते रोते कहा कि बड़े पापा क्या काम कर लूँ मैं, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता है, क्या बनाऊँ मैं? तो नील ने भी चारों की तरफ घूर कर देखा और फिर बोलता है कि अब यहाँ पर आओगी तुम चारों या फिर नहीं? चारों ही आकर अब नील के सामने खड़ी हो जाती हैं और फिर नील की तरफ देखने लगती हैं। नील ने हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोलता है कि इस बच्ची
को संभालो और ये मजाक वजाक ना पड़ोस की बहुओं के साथ किया करो जाकर, अपने घर की बहुओं के साथ नहीं। देखो ना कितना ज़्यादा डर गई है हमारी बच्ची, आज के पहले ही दिन उसे तुमने इतना ज़्यादा डरा दिया यार, क्यों ऐसा करती हो तुम चारों। तो चारों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर नील ने एक बार फिर से निशी के सिर पर प्यार से हाथ रखा और तभी निशी ने भी अपनी साड़ी के पल्लू को सिर पर रखा और फिर नील के पैर छू लिए। नील ने बहुत ही प्यार से निशी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए कहा कि सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। और निशी के रोने वाले चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अब जाकर निशी को थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। नील तो वहां से चला गया था और फिर उसके जाते ही निशी ने अभी चारों की तरफ देखा तो चारों ने हंसकर एक साथ ही कहा कि अरे बच्चा, हम तो बस मजाक कर रहे थे और तुम देखो कैसे रोने लगी, हम सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, तुम्हारी थोड़ी सी टांग खींच रहे थे, आओ आओ मेरे पास आओ, तुम्हें अच्छे से सब चीज़ सिखाती हूँ। इतना कहकर चारों ने एक साथ ही अपनी बाहें फैला दी और फिर निशी ने भी अपने आंसू को पोंछते हुए कहा कि पहले किसके गले लगूं, आप में से आप मुझे पहले ही बता दीजिए। अवनी ने कहा कि पहले अपनी बड़ी माँ के गले लगो, नहीं तो बड़े पापा नाराज हो जाएंगे। तो निशी के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो जल्दी से आकर अवनी के गले लग जाती है। और तभी पीछे से रुद्र ने अपनी कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते हुए कहा कि पहले ही दिन बच्ची को रुला दिया तुम सबने, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो, बहुत गंदी सास हो तुम चारों की चारों। तो चारों ही एक बार फिर से हंस पड़ती हैं और फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। दिशा ने भी अब निशी के गाल पर प्यार से हाथ लगाकर कहा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं बेटा, हमारी अंशिका को भी तो खाना बनाना नहीं आता था ना, लेकिन उसने भी तो तुम्हारे घर जाकर धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया ना, तो तुम भी सीख जाओगी। अब इतना ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत है और फिर रोना तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। आओ आओ चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। थोड़ी देर के बाद सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे हुए थे और निशी और उसकी 4 सास ने मिलकर सबके लिए अच्छे से खाना बना दिया था। सब खाना एंजॉय कर रहे थे और फिर नील ने भी खाना खाया और फिर निशी की तरफ देखकर प्यार से बोलता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छे से टेस्टी से खाना बनाया है निशी। निशी प्यार से बोलती है कि बड़े पापा मुझे खाना बनाना नहीं आता है, वो तो बड़ी माँ चाची माँ सब ने मेरी मदद करी है तो फिर मैंने खाना बना दिया। तो नील ने भी अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और फिर निशी के हाथों पर रखते हुए प्यार से कहा कि कोशिश करना ही तो सबसे पहला सफलता का कदम होता है ना, तो और आज तुमने वो सफलता का कदम पार कर लिया है बेटा। निशी ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो पैसे अपने माथे से लगा लिए। तो रुद्र ने भी अब अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और फिर निशी के हाथ में रखते हुए प्यार से कहा कि मुझे नील की तरह ही बड़ी बड़ी बातें करनी तो नहीं आती हैं बेटी, लेकिन तुम्हारी पहली रसोई है इसीलिए ये पैसे तुम्हारे हक के हैं, इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ, मतलब सगुन है, रख लो इसे प्यार समझकर। निशी ने भी रुद्र के पैसे लिए और फिर माथे से छू लिए और ऐसे ही करके निशी ने सबके पैर छुए और सब ने निशी को ढेर सारा सगुन और प्यार और आशीर्वाद दिया, पर कुछ न कुछ गिफ्ट भी दे दिया था। आखिरकार में निशी ने पैर छूते छूते निर्भय के पास पहुंच गई और फिर उसने गलती से निर्भय के पैर भी छू लिए और फिर निर्भय को देखा तो उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई थी। निर्भय के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और इतने में ही निहाल बोलता है कि ये देखो कितना लकी पति है ये, अपनी ही बीवी से पैर छुआ लिए इसने, वरना बाकी पति तो। निहाल ने भी इतना ही कहा था और फिर तभी नव्या की तरफ देखा तो नव्या ने भी निहाल की तरफ अपनी आंखें छोटी करके गुस्से से घूरते हुए देखा और फिर नव्या ने निहाल की तरफ गर्राते हुए कहा कि तुम कमरे में चलो, तुम्हें इस बात का जवाब तुम्हारे कमरे में दूंगी, यहाँ पर तो सब लोग हैं ना, तुम्हारी जबान आजकल ज्यादा ही चलने लगी है। तो निशी ने भी निर्भय की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा कि आप पैर तो छुआ लिए हैं आपने, गिफ्ट भी दे दो ना मुझे। तो निर्भय ने भी अब अपनी जेब को टटोला तो उसकी जेब में पैसे ही नहीं थे, उसकी जेब में कुछ भी नहीं था। निर्भय एकदम से बोलता है कि यार तुम्हारा गिफ्ट उधार है, तो उधार रहा तुम्हारा गिफ्ट, किसी और दिन लाकर दे दूंगा तुम्हें। निशी ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है, लेकिन उधार का गिफ्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो निर्भय के चेहरे पर भी अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी निशी को अपनी बाहों में प्यार से भर लिया। तभी रूही ने खांसने की एक्टिंग करी और निर्भय और निशी दोनों ही अपने होश में वापस आए और इधर उधर देखने लगते हैं। अब निशी के चेहरे पर तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आ गई थी। निर्भय तो बालों में हाथ फेर कर स्टाइल की तरह दूसरी तरफ चला गया और निशी तो वहीं पूरे परिवार के बीच में ही खड़ी हुई थी। उसने भी इधर उधर नजरें घुमाई और फिर झट से डाइनिंग टेबल पर रखी हुई प्लेट उठाकर सीधा किचन की तरफ दौड़कर चली जाती है। उन दोनों के जाते ही पूरी फैमिली जोर जोर से हंसने लगती है और सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और सच में बहुत ज़्यादा खुश थे सब। नील ने रुद्र की तरफ देखा और कहा कि अब एक रिसेप्शन पार्टी कर लेते हैं। तो रुद्र ने धीरे से कहा कि पहले तेरा ऑप्शन। तो नील बोलता है कि हाथ जोड़कर कह रहा हूँ भाई प्लीज़ कभी तो मेरी बात को मान
लिया कर तू, कभी तो मेरे लिए कुछ कर दिया कर, रिसेप्शन कर लेते हैं, मैं अभी नहीं मरने वाला हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम है मरने में। रुद्र ने गुस्से में घूर कर धीरे से उससे कहा कि मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा, समझा तू? ये क्या तू बार बार मरने की बात करता रहता है? दिमाग ठीक है या फिर मैं अभी जाकर अवनी को बता दूं? तो नील ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर हाथ जोड़कर बोलता है कि तो ठीक है, प्लीज माफ कर दे भाई, प्लीज अब बता, एक रिसेप्शन कर लें क्या? तो रुद्र बोलता है कि जैसा तुझे सही लगे, लेकिन तू कोई भी काम नहीं करेगा, समझा? तू जो कुछ भी होगा बंदरों की टुकड़ी करेगी, जो भी काम है मुझे बता, जिसे इन्वाइट करना है मुझे बता, मैं वहाँ पर जाऊँगा और सब कुछ करूँगा मैं, मुझे बता देना जो कुछ भी करना हो तो सब मैं ही करूँगा, या फिर छोटा शेर करेगा या फिर बंदरों की टुकड़ी करेगा, तू कुछ भी काम नहीं करेगा। नील बोलता है कि ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूँगा, खुश? अब तो दांत दिखा दे अपने। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दांत नील को दिखा दिए और फिर फाइनली दोनों ही भाई ने ये डिसाइड कर लिया था कि आने वाले 2 दिन के बाद दोनों ही निशी और निर्भय दोनों का ही बड़ा सा रिसेप्शन करेंगे। इधर दूसरी तरफ रोहान ने जल्दी से नाश्ता किया और फिर अपना लैपटॉप का बैग लेने के लिए सीधा कमरे की तरफ अंदर चला जाता है। वहां पहुंचकर उसने अपना बैग उठाया और फिर अपने लैपटॉप को बैग में रख दिया और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आगे इस कहानी में क्या होने वाला है? क्या नील का ऑपरेशन हो पाएगा सक्सेसफुल? क्या रोहान ढूंढ पाएगा डोनर? क्या होगा कहानी में आगे? ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।